करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी 7th क्लास की है, इससे पहले आप लोग लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 10 डाल देंगे। इंग्लिश और एसएसटी की वर्कशीट आई है तो दोनों बना रही हूँ मैं, पहले इंग्लिश की फिर एसएसटी की। आप यहाँ अपना नाम लिख लेंगे, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते ही हैं कि नाउन किसे कहा जाता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, कहीं का भी कोई भी नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन भी दो टाइप्स के हैं आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। तो अब सिंगुलर नाउन क्या होता है, क्या लिखा है, इन सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी भी एक चीज का नाम, किसका नाम, एक चीज का नाम, ठीक है। एग्जाम्पल, वन कैट मियाउड ऑल नाइट, यानी एक बिल्ली सारी रात मियाऊ मियाऊ करती रही। तो अब क्या यहाँ पे एक है, ठीक, ये होता है आपका सिंगुलर नाउन, ठीक। अब यहाँ क्या लिखा है, प्लूरल नाउन। तो अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग, यानी एक से ज्यादा लोग, मोर यानी ज्यादा, देन वन एक से ज्यादा। जैसे 3 कैट्स मियाउड ऑल नाइट, यानी 3 बिल्लियां सारी रात मियाऊ मियाऊ करती रही। आई समझ में। अब देखिए यहाँ क्या है, कैट है क्योंकि एक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कैट्स क्योंकि 3 है। एक से ज्यादा है, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, लेकिन वो एक से ज्यादा अगर हैं तो वो प्लूरल नाउन में आती हैं, ठीक है। अब अगला क्या लिखा, यूजुअली यानी जनरली क्या होता है, नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी अगर कोई नाउन लफ्ज है उसको हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें हमें जर्नली एस को ऐड कर देना होता है। जैसे कैट था, एस ऐड करके कैट्स कर दिया, ठीक है, एट देयर एंड, और कहाँ, आखिर में उसके। एग्जाम्पल, जैसे टेबल है तो टेबल का क्या हो जाएगा, TAB वाली टेबल, और 5 टेबल्स, यानी लास्ट में हमने एस को ऐड कर दिया, ठीक। अब यहाँ इन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, एज शोन अबव ऐड एन एस, यानी जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया कि लास्ट में हमें एस को ऐड करने यानी जोड़ने से, टू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच नाउन, यानी हर नाउन की जो है वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। तो अब इन्होंने कहा फर्स्ट है आपका स्पून, स्पून माने चम्मच, तो अब चम्मच का प्लूरल बनाना है आपको। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग आंसर शीट से ही पढ़ते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे स्पून है तो हमने एस लगा दिया, लास्ट में क्या हो गया, स्पून्स, है ना। फोन, फोन माने आपका मोबाइल फोन है ना, और देखिए यहाँ हमने एस लगा दिया तो क्या हो गया, फोन्स। सेम ऐसी जेब्रा तो जेब्राज हो गया, एस लगा दिया लास्ट में, है ना। डॉग, डॉग्स हो गया, टीचर, टीचर्स हो गया, फ्रेंड, फ्रेंड्स हो गया, हैट, हैट्स हो गया, लैम्प, लैम्प्स हो गया, स्टोर, स्टोर्स हो गया, और प्लांट, प्लांट्स हो गया। यानी अगर आप देखिए ध्यान से तो ये सारे जो नंबर हैं, ये जो भी नाम है आपके, ये सारे नाउन हैं, ठीक है। नाउन दो टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने ना अभी 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाई है ये चीज़। अगर आप लोग चाहें तो 6th क्लास की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ें और अच्छे से समझाई गई हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक भी समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। तो अब आपको ने यहाँ देखा कि जो भी नाम थे इन सब के पीछे ना हमने एस 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 ऐड कर दिया, और एस ऐड करने से ना ये प्लूरल बन गए। लेकिन प्लूरल बनाने के कुछ और टर्म एंड कंडीशंस भी होती है, यानी कुछ और शर्तें भी होती है। तो चलिए उनको भी एक बार देखते हैं। अब आप लोग इसे कॉपी पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा है, रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्विस्ट, ठीक है। इसको पढ़ें, समझें और 2 बार कम से कम इसको लिखना है, आपको रिपीट करना है। ट्विस्ट 2 बार आपको इसे रिपीट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि खाली, जैसे इसे बोलते हैं रेगुलर नाउन, जिसमें हम ऐड एस करते हैं और वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कार, डॉग, बुक, हाउस, एप्पल, ठीक है। तो क्या हो गया, कार्स, डॉग्स, बुक्स, हाउसेस, एप्पल्स। अब देखिए ये थोड़ा सा ना वर्कशीट ही आपकी इतनी बिलर आई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए ये तो आपका रेगुलर नाउन हो गया, जिसमें आप सिंपल से एस लगाएंगे और आपका बनता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ आता है एंड, एंड माने होते हैं आखिर, इन एस, यानी ऐसे नाउन जिसका एंड जो है या तो वो एस से होगा, या CH से होगा, या SS से होगा, या एक्स या फिर Z से होगा, ठीक है। अगर इस तरह से कोई भी नाउन आपको मिलता है जिनका एंड इन में से किसी भी वर्ड से होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट से होता है, तो उसके लास्ट में आपको ES लगाना है। क्या लगाना है, ES। कुछ रिमूव नहीं करना पीछे से, यानी पीछे से कुछ हटाना नहीं है, बस ES को आगे जोड़ लेना है। जैसे बस तो क्या हो जाएगा, बसेस, ES जुड़ गया। मैच,
मैचेस, देखिए ई एस जुड़ गया, देखिए ये सी एच से खत्म होने वाला है ना, ये देखिए यहाँ लिखा था ना सी एस वाला, अब देखिए एस एच वाला, ये देखिए एस एच वाला है, तो एस एच वाले पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, डिशेज। ये क्या, देखिए एक्स वाला, यहाँ इन्होंने एक्स वाले को भी मेंशन किया था, तो एक्स वाले पे भी हम ई एस लगाएंगे। बॉक्सेस, ठीक है। क्विज, तो जेड वाला आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्विजेज। आई समझ में बात आपके। तो ये क्या है यहाँ पे कि अगर कोई वर्ड, जैसे ये नाउन है आपके, एस सी एच या एस एच या एक्स और जेड से एंड होता है उनका, तो आप ई एस को जोड़ते चलेंगे सब में और वो आपके प्लूरल्स बन जाएंगे। अब क्या लिखा है, एंड इन एफ और ई एफ, सॉरी एफ ई। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें एफ या एफ ई पे ख़त्म होता है, तो उसका लास्ट का एफ है या एफ ई है तो वो हट जाएगा। अब जैसे लीफ है, तो क्या होता है, एल ई ए एफ, लीफ, यही है। अब आप इस एफ को हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे और वी ई एस को जोड़ देंगे। अब क्या लिख देंगे, एल ई ए वी ई एस। आ रही है बात समझ में। इसी तरह से इन्होंने बोला कि अगर आपका जो नंबर है वो उसके लास्ट में एफ ई आ रहा है, के एन आई एफ ई, यानी कि नाइफ, नाइफ माने चाकू, छुरी है ना, तो अब आपको क्या करना है, एफ और ई को दोनों को हटा देना। आप क्या लिखेंगे, के एन आई वी ई एस, नाइफ्स। तो इस तरह से इन्होंने बोला है। लेकिन कभी कदार ऐसा भी होता है कि आपको वो एफ को रख के खाली एस भी लगाना होता है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ रूल्स है जो हमें जानना है, वो हम जान रहे हैं। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें रूल्स नहीं लगते, जिसमें हमें सिंपल एस ही लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अभी हमने 3 तरह के पढ़े, एक रेगुलर नाउन पढ़ लिया, एक ऐसा नाउन पढ़ा जिसमें एस सी एच या एस एच या एक्स या जेड से ख़त्म होगा तो उसमें हमें ई एस लगाना है, या अभी हमने पढ़ा एफ या एफ ई से अगर ख़त्म हो रहा है तो वी ई एस लगाना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर एंड वॉवेल पे हो रहा है, किस वॉवेल पे, वाई पे, तो आपको क्या करना है, एंड जो है वो वॉवेल है और उससे पहले वाई, मतलब उसके बाद वाई है, ठीक। जैसे डी के बाद देखिए ए वॉवेल है। अब आपको पता है, पहले ये बताइए वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यही 5 वॉवेल्स होते हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब इन्होंने बोला कि एंड जो है वो वॉवेल पे हो और उसके लास्ट में वाई हो। जैसे देखिए डी ए वाई, अब देखिए लास्ट में तो वाई वाई है, वाई से पहले जो है वो सारे ए हैं, है ना, ए ई या जो भी है वो वॉवेल्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ है तो हमें खाली एस को जोड़ लेना है। जैसे अब देखिए यहाँ क्या हो गया, डीज, है ना। लेकिन अगर देखिए दोनों में सेम है, यहाँ वॉवेल होना चाहिए वाई से पहले तो वाई लगा रहेगा, और अगर कांस्टेंट है वाई से पहले तो वहाँ पे वाई रिमूव हो जाएगा, यानी वाई को हम हटा देंगे। जैसे अब यहाँ आप देखें डी ए वाई, तो अब आपका ए जो है वो वॉवेल है और वॉवेल के बाद वाई है, तो हम डी ए वाई एस कर देंगे, डीज। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे आए सी आई टी वाई, तो वाई से पहले जो है वो आपका कॉन्स्टेंट है, यानी टी जो होता है वो आपका वॉवेल तो नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है जिसमें वाई से पहले आपका कॉन्स्टेंट होता है, तो आपको वहाँ पे वाई को हटा के क्या लगाना है, आई ई एस को लगाना है। तो अब सी आई टी आई ई एस, सिटीज़। सिटी माने शहर, वो क्या हो जाएगा, सिटीज़। बेबी, बेबी माने एक बच्चा, बेबीज़ यानी बहुत सारे बच्चे। स्टोरी, स्टोरी माने एक बुक, एक कहानी, स्टोरीज़ बहुत सारी कहानी। पार्टी, पार्टीज़। कंट्री, कंट्रीज़। तो आप समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक। अब देखिए एक और होता है, अब ये हमने पढ़ा था रेगुलर नाउन, ये होते हैं इलरेगुलर नाउन। इलरेगुलर नाउन में जो है कोई रूल नहीं होता है, मतलब अब मैन है, मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा, व्यूमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, व्यूमेन, ठीक है। यानी अब यहाँ पे सिंपल नाउन में जो होता है, यानी कि अगर आपका सिंगुलर है तो एम ए एन मैन होगा, है ना, और प्लूरल में एम ई एन मैन हो जाएगा, तो कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन देखिए अब चाइल्ड है, अब चाइल्ड में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। फुट है, क्या हो जाएगा, फिट। टूथ है, क्या हो जाएगा, टीथ। माउस है, क्या हो जाएगा, माइस। पर्सन है, क्या हो जाएगा, पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिना फॉर्मूले के चलती हैं,
उनको हमें मतलब जैसा बड़ों ने कह दिया उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। तो इस टाइप की जो ये नाउन है ये आपकी इरेगुलर नाउन कहलाती हैं। अब अगला आपका क्या है कि अगर एंड वॉवेल हो और उसके बाद ओ प्लस में हो, ठीक है, यानी ओ तो खुद वॉवेल है ही, उससे पहले भी वॉवेल हो, यानी आपके दोनों वॉवेल्स हो, तो आप एस को प्लस कर लेंगे। जैसे जेड लास्ट का ओ तो वॉवेल है, उससे पहले भी ओ है, यानी वो भी वॉवेल है। अब देखिए रेडियो में ओ तो वॉवेल है ही, लेकिन उससे पहले जो है वो भी वॉवेल है, आई। तो अगर ऐसा होता है कि वॉवेल से पहले भी वॉवेल है, यानी ओ है और ओ से पहले भी वॉवेल है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एस को खाली प्लस करते हैं, जू जूज, ठीक है, रेडियो रेडियोज़, ठीक है। इस तरह से आप देखिए कंगारू कंगारूज, वीडियो वीडियोज, जो भी है मतलब, तो क्या है यहाँ पे दोनों यानी लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों जो है आपके वॉवेल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये लास्ट तो वॉवेल है, यानी वॉवेल में भी ओ, ठीक है, उससे पहले वाला कॉन्स्टिनेंट है। जब कॉन्स्टिनेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे ओ जो है वो रहेगा, लेकिन उसमें एस नहीं, साथ में ई एस ऐड होगा। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज। पोटैटो के क्या हो जाएगा, पोटैटोज। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चेंज नहीं आता कभी भी, जैसे कि पानी है तो पानी वाटर रहता है, वो कभी भी वाटर्स नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह से शिप, शिप माने भेड़, तो वो भी भेड़ ही रहेंगे, भेड़ भेड़ियों, कुछ भी लिखेंगे आप तो आपकी स्पेलिंग सेम रहेगी, चाहे एक हिरन लिखें चाहे 100 हिरन लिखें, सेम रहेगी स्पेलिंग। चाहे एक फ़िश लिखें चाहे बहुत सारे फ़िश लिखें, आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी। सीरीज़, देखिए सीरीज़ एक हो या बहुत ज़्यादा तब भी सीरीज़ रहेंगे, स्पाइसेस एक हो या बहुत ज़्यादा वो वही स्पेलिंग रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब जल्दी जल्दी आंसर्स देख के इसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द अबव लेट्स रिवाइज। जो ऊपर जो हम पढ़ के आए ना सारे पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स पढ़ के आए ना, अभी हम ऊपर देखिए एक बार काउंट करते हैं, मैं खुद भूल गई कितने पढ़ाए हैं। हाँ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो हमने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको आप दोबारा से एक बार वीडियो देखेंगे ताकि ये आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। अगर देखिए ये एक बार आपकी समझ में आ गई ना, तो आप जब तक इंग्लिश पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी तरह की कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इनको हम रिवाइज करके लिखते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लोग आंसर शीट से ही करेंगे, नहीं तो एक बार इसमें समझाओ फिर आंसर शीट में समझाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसका आंसर शीट में ही समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ आपका पहला लिखा है, मोस्ट ऑफ टाइम एड एस टू मेक प्लूरल, यानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें एस को जोड़ना है और प्लूरल बन जाता है, जैसे प्लेट प्लेट्स, है ना। तो स्कोप का क्या हो जाएगा, स्कोप्स, ठीक है। अब अगला क्या लिखा है, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ इज़, अगर आपको इज़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आई और जेड आवाज़ आ रही है इज़, तो इज़ की आवाज़ जो है वो एस एच में भी आती है ना, ई एच में भी आती है, जो भी आपने सेकंड नंबर पे पढ़े हैं, तो उसमें सब में जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो इज़ की आएगी लास्ट में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक। इफ़ द वर्ड एंड एफ और ई एफ, अब अगर कोई वर्ड जो है वो एफ या एफ ई, ये उल्टा लिख दिया है, एफ ई पे होता है ना, मैं भी अभी ऊपर गलत ही पढ़ रही थी, एफ ई है ना। तो अगर कोई लफ्ज़ एफ पे या एफ ई पे ख़त्म होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, आपने पढ़ा अभी कि हम उसमें एफ को रिमूव करके क्या कर लेते हैं, आगे ई एस, वी ई एस लगा लेते हैं। अब इसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ़ द वर्ड एंड इन अ वॉवेल, यानी कोई वर्ड अगर वॉवेल पे ख़त्म होता है और उसके बाद जो है आपका वाई आता है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, एस को प्लस करना होता है। तो देखिए डे है, डे आपका वॉवेल पे ख़त्म हो रहा है, मतलब वाई तो है, वाई से पहले जो सेकंड लास्ट है वो क्या है आपका, वॉवेल ए है, तो इसलिए हम इसमें खाली वाई को ऐड कर लेंगे, ये आपका डेज हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा, इफ़ द वर्ड एंड इन अ कॉन्स्टिनेंट प्लस वाई, यानी कोई वर्ड ऐसा है जो वाई पे ख़त्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले यानी सेकंड लास्ट नंबर पे जो है वो आपकी कॉन्स्टिनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, अभी आप पढ़ के आए कि हमें वाई को हटा देना है और आई ई एस को लगा देना है। तो चेरी से क्या बन गया आपका, चेरीज़। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलरेगुलर नाउन के बारे में कि इलरेगुलर नाउन में जो हम प्लूरल बनाते हैं तो हमें कोई भी पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक अपना यूनिक पैटर्न होता है। जैसे चाइल्ड का क्या बन जाता है आपका, चिल्ड्रन। ये सब अभी हम पढ़ के आए हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ इसी तरह से लिखा, इफ़ द वर्ड एंड इन वॉवेल प्लस ओ, यानी एक वर्ड ऐसा जो ओ पे ख़त्म हो और ओ से पहले का जो वर्ड है वो भी वॉवेल है, ओ ए आई ओ यू कोई भी हो, ठीक है।
तो क्या है मतलब सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों नंबर जो है वो आपके वॉवेल होंगे और लास्ट नंबर जो है वो ओ होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, एस को प्लस कर देना है। तो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए पिस्ताचूज, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इफ द वर्ड एंड इन अ कॉन्स्टेंट प्लस ओ, यानी एक वर्ड ऐसा है जो खत्म हो रहा है कॉन्स्टेंट पे और उसके बाद लास्ट में ओ है, यानी सेकंड लास्ट कॉन्स्टेंट है और उससे पहले वाला ओ, मतलब उस लास्ट वाला बिल्कुल ओ है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ ES को ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं ना। सेम इसी तरह से नो चेंज, यानी वो जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जो किसी रूल के पाबंद नहीं है, वो आपके एज इट इज़ उतारे जाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसा भी मैंने आपको बताया, वाटर, शिप, स्पीच या स्पीसीज या जो भी है। इसी तरह से आइस, आइस माने बर्फ, आइस भी कभी प्लूरल वर्ड नहीं बनता है, वो आइस का आइस ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट होती है ख़त्म। अब हम लोग बनाते हैं आपकी SST की वर्कशीट, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। आपकी SST की वर्कशीट है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे। आज आपकी इतिहास की वर्कशीट आई है, क्लास 7 लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, यानी दिल्ली में जो सल्तनत है वो किस तरह से आई, किस तरह से फैली, आप इसको हिस्ट्री में और अच्छे से जान सकते हैं। सामान्य ज्ञान की जो अलग अलग बुक्स आती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, कि किस तरह से हमारा भारत जो था, पहले यहाँ पे कोई भी इस तरह से नहीं रहते थे, हम आज़ाद थे। फिर उसके बाद किस तरह से अलग अलग लोग आए, उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, हमें ग़ुलाम बनाया, किस तरह से उनको भी हराया गया, फिर उनके ऊपर कोई और आया, एंड में मुग़ल आए और मुग़लों को हरा के अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत करी और एंड ऑफ द डे यानी आज हम स्वतंत्र हो गए। तो इसके पीछे कितनी लंबी कहानी है, इसको आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा भी कि सचमुच हमने कितनी मेहनत करके अपने आप को आज़ाद कराया है, ठीक है। तो वही सल्तनत का विस्तार आज हम लोग पढ़ेंगे, गैरसिन शहर से साम्राज्य तक, यानी कि जो इर्द गिर्द वाले शहर होते थे उनसे लेके पूरे साम्राज्य के, कब वो पूरे राजा के शासन के अंदर आ गए तब तक की हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए क्या लिखा है, 13वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में दिल्ली के सल्तनतों का दिल्ली के सुल्तानों का, जो दिल्ली के सुल्तान रहे थे उन सबका शासन जो था, यानी जो उनका शासन था वो क्या था, गैरसिनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, यानी उनका ना एक लिमिटेड हुआ करता था, जैसे ये शासन हो गया और मतलब बादशाह का महल टाइप का हो गया, ठीक, और उसके इर्द गिर्द ये आपकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ हो गई सैनिक की, और इसके इर्द गिर्द जो है ये आम जनता जैसे हम लोग हैं ये रहते होंगे, ठीक। इससे आगे वो कभी नहीं फैलते थे। लेकिन क्या हुआ, शहरों से संबंध था, शहर दूसरे जो शहर थे उनसे संबंध था, क्यों, क्योंकि मतलब सामान खरीदना बेचना ये तो होता था ना भाई, बादशाह तो कोई काम नहीं करता था ना, वो खुद बुआई कटाई या खेती बाड़ी तो करता नहीं था, तो वो तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम था उनका। लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका निर्णय ना के बराबर था, यानी उनका जो नियंत्रण था वो बिल्कुल ना के बराबर होता था। क्यों, क्योंकि वो उस तक नहीं जा पाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से अभी इस वक्त कोई शैतानी कर रहा होगा, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, तो मैं आपको मार नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कौन शैतानी कर रहा है। और दूसरी बात क्या हो गई, अगर आप शैतानी कर भी रहे हो और मुझे किसी ने मैसेज कर भी दिया कि मैम देखिए ये शैतानी कर रहे हैं, ये आपकी वीडियो सही से नहीं सुन रहे हैं ना मुझे सुनने दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, मैं आपको मारने नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आप कहाँ हैं, कौन है ना। सेम इसी तरह से जब बादशाह अपने घर से बाहर निकल के देखेगा ही नहीं कि ये आसपास के शहरों में क्या हो रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए उनका जो नियंत्रण था वो भी ना के बराबर था, कोई उनकी इज्जत भी इतनी नहीं करता था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री यानी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो बादशाह वगैरह जो लोग थे वो क्या करते थे कि वो लोग जो है उनसे सब मतलब कर वगैरह टैक्स वगैरह लिया करते थे, ठीक। अब क्या लिखा है, दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसिन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, यानी दूर के जो शहर थे उन पे नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि ख़राब मौसम से उनसे संपर्क
के नाजुक यानी कि जो भी संपर्क करने के जो ज़रिए थे, मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें तो थी नहीं, ईमेल एड्रेस ये सब तो कुछ था नहीं, तो जो नाजुक ज़रिए हुआ करते थे यानी जो सूत्र वगैरह हुआ करते थे वो भी छिन्न भिन्न हो जाते थे, यानी कि जैसे ही मौसम बिगड़ा वो भी तहस नहस हो गए। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। अब क्या है, आपको पता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, है ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, अफ़गानिस्तान से और ईरान की तरफ से काफ़ी शासक आए जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। ठीक है, अफगानी शासनों को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों, क्योंकि वो हमला करते थे, उनका यहाँ तो कुछ था नहीं तो वो हमला करके ही जीतते थे, और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो ज़रा सी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, यानी जैसे उन्हें पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे कमज़ोरी है वो वहीं आके दबा देते थे। इन चुनौतियों के चलते जो सल्तनत थी वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचा पाती थी। तो उस वक्त जो सल्तनत यहाँ चल रही थी वो अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा पाती थी। सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, के शासन काल में हुआ, यानी सल्तनत का जो स्थापना हुई वो कब हुई? गयासुद्दीन बलबन काल के ज़माने में हुई। और इसका विस्तार यानी ये फैला कब? ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, यानी जो फैला ये बड़ा हुआ ये तब हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के होते हैं। अब विस्तार जो है वो दो तरह का होता है। कैसा कैसा होता है? एक होता है जो सल्तनत की भीतरी सीमा की होता है, यानी जो गैरसिन शहर थे उनके भीतर का क्षेत्र, यानी जो आपका शहर है उसके अंदर का क्षेत्र, ठीक। और दूसरा क्या होता है? सल्तनत की बाहरी सीमा, यानी जो बाहर का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं, ठीक। अभी इन्होंने दो प्रकार आपको बता दिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब देखिए क्या लिखा है, सल्तनत की जो बाहरी सीमाएं हैं में जो अभियान जो भी चीज़ चल रही है, अभियान चलते उनका लक्ष्य था गैरसिन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति का मजबूत करना, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, यानी एंड बिल्कुल ऊपर टॉप पे जो पहुंचा, कब पहुंचा? मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में पहुंचा। अब क्या लिखा है? गंगा यमुना की दो आबा। अब दो आबा का मतलब क्या होता है? दो आबा का मतलब होता है कि जो दो नदियों के बीच में बनने वाला शहर हो, ठीक है, उसको कहते हैं दो आबा, ठीक है। अब गंगा यमुना यानी दो नदियाँ हो गई, उनके बीच में बनने वाला शहर हो गया। से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राह, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अच्छा नहीं आपने नहीं पढ़ा है, आज मैंने 6th क्लास की जो वीडियो डाली है ना उसमें है ये शिकारी संग्राहकों के बारे में, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, यानी जहाँ वो बेचारे रह रहे थे, शिकारी लोग थे, आपको पता है कि उनके पास खाने वीने का वही सिस्टम था कि भाई जो गॉड ने दिया उनको ही वो खाते थे, तो उनको उस जगह से निकाल दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि कृषि कार्य को बढ़ाया गया कि वो इन्होंने सोचा जितना ज़्यादा व्यापार होगा, जितनी अधिक कृषि होगी उतना ज़्यादा हम टैक्स लेंगे तो हमें ही प्रॉफिट होगा। काम उनसे कराओ, सब कुछ उनका, लेकिन टैक्स वसूलने खुद आ जाओ। इसी तरह से अगला क्या है? इन अभियानों में सल्तनत थी कि सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली, ठीक है। जो भी चीज़ें महंगी महंगी थी वो अपने हाथों में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक आए उस तक, उनके शासनकाल तक आते आते ये जो है एक युद्ध का क्षेत्र भी बन चुका था। अब आगे क्या लिख रहे हैं? व्यापार मार्गों, ठीक है। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, ग्रेसिन शहरों और शहर बनाए गए, यानी इस तरह से नए नए शहर और नए नए किले बनाए गए, बसाए गए, ठीक है, ताकि और तरक्की हो सके। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सीमाओं को परास्त यानी कि हराने के लिए हराया और शहरों पर कब्जा किया, यानी जो और शहरें थी उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इसके जो सूबेदार हुआ करते थे, यानी हेड जो हुआ करते थे या जो प्रशासक हुआ करते थे, मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे, ठीक।
अब देखिए ऊपर आपके 3 वर्ड्स जो है जिन्हें इन्होंने ना येलो किया है, तो उन तीनों वर्ड्स का यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भीतरी क्षेत्र क्या है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और ग्रेसिन शहर क्या था बताया, किले बंद बसवास जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी कि वो जगहें जो चारों तरफ से अच्छे से बंद होती है ताकि कोई आक्रमण ना कर सके, वहाँ सैनिक रहते हैं। अब क्या लिखा है, दोआबा यानी 2 नदियों के बीच की ज़मीन, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक, तो इस तरह से हमने पढ़ा। देखिए ये आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो ऐसा है कि अभी हमें इतनी सी जगह पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें इससे पहले की और इससे बाद की कोई भी कहानी नहीं पता है जो हम इसको और डिटेल स्टडी कर सकें, है ना। इसके लिए मैं चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी ना, आप लोग तब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका पहला प्रश्न दिया गया, दिल्ली सल्तनत से सुदूर 2 ग्रेसिन शहरों के नाम लिखिए जो भी के ऊपर आए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत से सुदूर 2 जो शहर थे उनका क्या नाम था, एक था बंगाल और एक था सिंध। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो किसके दौरान सबसे अधिक विस्तार हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो था उसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के तहत जो है इस सल्तनत का आगे और ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो आपकी भीतरी सीमा और अंतरी सीमा क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। आंसर यहाँ लिखेंगे कि सल्तनत की भीतरी सीमा है ना, यानी गैसरीन शहर के अंदर का हिस्सा, यानी जो ये शहर था इसके अंदर का हिस्सा जो है ये भीतरी सीमा कहलाती है। ठीक है, इसका अगला देखते हैं। इसका यहाँ लिखा है ना, सल्तनत की बाहरी सीमा, यानी कि जो गैसरीन शहर थे उनके आंतरिक क्षेत्रों के परे, यानी उनके जो अंदर का हिस्सा है उससे बाहर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए आप पाठ्य पुस्तक जो है हमारे अतीत भाग 2 उसका पृष्ठ यानी पेज नंबर 34 और 35 को देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये आपकी बुक है, इसमें ये देखिए लिखा है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारतीय अभियान। ठीक है, तो अब अभियान देखिए ये लिखा सैनिक अभियान, तो ये जो भी आपके डॉट्स दिख रहे हैं ना ये सारे आपको मैप में फिलअप करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक मैप खरीदेंगे, नक्शा खरीदेंगे भारत का, और उसको इसी तरह से जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है इस तरह से बना लेंगे। देखिए आपको यहाँ एक चीज़ और दिख रही होगी कि यहाँ ऊपर का कोई हिस्सा नहीं शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा उस वक्त तक भारत जो है ना वो पूरी तरह से एक था। पाकिस्तान, आपका नेपाल, चाइना, ये सारी चीज़ें एक हुआ करती थी। ठीक है, ये बाद में धीरे धीरे इसके टुकड़े हुए हैं, पहले ये एक था। इसे मुझे उर्दू में याद है, उर्दू में इसे बर्रे सग़ीर कहते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश में और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मैं आपको पता करके बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल इसे बर्रे सग़ीर कहा जाता था। ये पूरा एक था। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसे आप लोग अच्छे से बना लेंगे क्योंकि ये बुक आपके पास अवेलेबल होगी, आप अपने आराम से बुक से भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करें ताकि इसमें व्यू भी बढ़े। मेरे व्यू भी बहुत कम हो रहे हैं, आप लोग आजकल मुझे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं। शायद मैं गलत पढ़ाने लगी हूँ या शायद अब आपको हमारा पढ़ाया वो पसंद नहीं आ रहा है ना। चलिए अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी अपने आप को और अच्छा करने के लिए ताकि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा देखें। और अगर आपको सचमुच मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करा करें ताकि मेरी हिम्मत बढ़े। अगर आप मुझे ज़्यादा प्यार देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। अगर मेरे व्यू इस तरह से कम होंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, है ना। चलिए खैर, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।